बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर बार की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आज हम सभी लोग हिंदी पद्य साहित्य के काल विभाजन को बड़े धैर्य से देखते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में निम्नलिखित भागों में विभाजित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अनेक विद्वानों ने प्रयास किए हैं, जिसमें जो सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रयास रहा वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था, जिस पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। ये जो पहला भाग है उसका नाम उन्होंने रखा आदिकाल वीरगाथा काल। देखिए इसमें 2 तरह से नाम दिख रहे हैं, आदिकाल और वीरगाथा काल। इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। देखिए बच्चों, इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ये जो आदिकाल है, आदिकाल ये जो नाम है यह इसके काल क्रम को दर्शाता है, और जो वीरगाथा काल नाम है यह इसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदि का मतलब होता है प्रारंभ। यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था। और वीरगाथा काल से तात्पर्य है कि इस समय जो कविता की प्रमुख प्रवृत्ति थी, जो कविता का वर्ण विषय था, वह था वीरगाथात्मक। अधिकांश रचनाएं वीरतापूर्ण कहानियों पर आधारित थीं। इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसको आदिकाल और वीरगाथा काल नाम दिया। इसका समय संवत 1050 से 1375 तक। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि मध्य का जो समय है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल के पूर्ण समय को आचार्य शुक्ल ने यह देखा कि यह 2 मुख्य भावों पर आधारित है। जो मध्यकाल का पूर्व पक्ष है उसमें भक्ति भावना प्रमुख है, और जो मध्यकाल का उत्तर पक्ष है उसका नाम उन्होंने रीतिकाल रखा। उसमें रीति की एक परंपरा का निर्वहन था। इसलिए हम अभी देखते हैं पूर्व मध्यकाल को। यह जो पूर्व मध्यकाल है वह कालखंड है जब भारत में अधिकांश क्षेत्रों पर इस्लामिक शासन स्थापित होने लगा था, और भारत के पूज्य पुरुषों देव मंदिरों को गिराया जाने लगा, और भारत की निरीह जनता उसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गई। इसलिए उसके मन और मस्तिष्क में जो उदासी आई, उस उदासी के कारण ईश्वर की शरणागति के अतिरिक्त उसके पास कोई मार्ग नहीं रहा। उस कालखंड में उस उदास मन चित्त को पुनः ऊर्जा, जीवन के प्रति विश्वास से भरने के लिए तत्कालीन संतों, महात्माओं और कवियों ने बीड़ा उठाया। श्री राम और श्री कृष्ण को आराध्य बनाकर और भक्ति का अलख जगाया। यह वह कालखंड था। इस कालखंड को पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल कहा जाता है। यह संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। आगे हम लोग इसका बृहद अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं तीसरा उत्तर मध्यकाल। यह मध्यकाल का दूसरा भाग है। इसमें देखिए 2 नाम आप पाएंगे, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल का मतलब होता है मध्यकाल का दूसरा भाग, दूसरा पक्ष। और रीतिकाल इसकी प्रवृत्ति को दर्शाने वाला शब्द है। रीति का मतलब होता है परंपरा। इस कालखंड में जितने भी कवि थे, जितने भी रचनाकार थे, उनमें से अधिकांश रचनाकारों ने एक परंपरा का निर्वहन किया। वह परंपरा कैसी थी? वह परंपरा थी, उसमें सर्वप्रथम नायिका भेद की रचना, लक्षण ग्रंथों की रचना, उसमें रसछंद अलंकारों का निरूपण, नखशिख चित्रण, इन सभी परंपराओं का निर्वहन अधिकांश श्रेष्ठ कवियों ने किया। इसलिए आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, क्योंकि एक चली चलाई आने वाली परिपाटी का पालन अधिकांश कवियों के द्वारा किया गया। जो काव्य की परिपाटी थी, जिसमें अलंकार, रस, छंद, निरूपण अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना, श्रृंगारिक रचना, जिसमें नख सिख चित्रण, नायिका भेद, इन्हीं वर्ण विषयों को लेकर अधिकांश प्रमुख रचनाएं की गईं। ऐसा नहीं है कि भक्ति और वीरता की रचनाएं नहीं हुई, वह भी हुई, लेकिन उनकी संख्या, उनका परिमाण
अत्यंत अल्प है, सर्वाधिक रचनाएं श्रृंगारिक थी, इसलिए आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड को रीतिकाल कहा। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। इसका समय था संवत 1700 से 1900 तक। इसका बृहद अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। चौथा विभाजन है आधुनिक काल, गद्य काल। इसका समय है संवत 1900 से अब तक। बच्चों, यह जो चतुर्थ खंड है, यह इसे आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल कहा और गद्य काल इसकी प्रवृत्ति है। गद्य की रचना का जो सूत्रपात होता है वह आधुनिक काल से ही श्रेष्ठतम रूप से माना जाता है, इसलिए सर्वाधिक गद्य की रचनाएं आधुनिक काल में हुई। आधुनिक काल में गद्य की समस्त विधाओं में रचनाएं हुई। नाटक लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, नाटकों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। संस्कृत के नाटकों के अनुकरण में हिंदी में नाटक रचे गए, तो गद्य में सर्वाधिक प्रयोग किए गए और गद्य की सर्वाधिक रचनाएं रची गईं, और इसीलिए इस कालखंड को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल कहा। इसका समय संवत 1900 से अब तक है। अब हम लोग आगे एक एक कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं को पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे दूसरे वीडियो में आगे की एक एक कालखंड के विषय में पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।